क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 8 में हम लोगों ने करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में समझा था। ठीक है, आइए आपका 2 मिनट लेके मैं रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का मकसद ये था कि जैसे आपने एसआई यूनिट है ना, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, लेकिन जब आपको लेंथ को मेज़र करना हो, उससे पहले आपको मेज़रमेंट करने से पहले, ठीक है, आपको करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग वो आना चाहिए। ठीक है, इसी मकसद, इसी टारगेट को लेकर हम लोगों ने करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ को सीखा था कि किस तरीके से लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों ने कुछ एक टर्म के बारे में बात करा था, है ना। वो टर्म था फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी आपने बहुत सुना होगा, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सुना है आपने, है ना। पिछले कई क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। तो एक टर्म आया है मास, ठीक है, लेंथ और टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। इसको फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं आप बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है ना। फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मेजरमेंट, है ना, किसी डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इसको मेजर करके इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अपन, है ना। अपन क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मास को मेजर करके, किसी अमाउंट के मास को मेजर करके हम लोगों ने वैल्यू लिखा 5 kg, ठीक है, या फिर कोई लेंथ को मेजर करके 10 सेंटीमीटर, ये सब एग्जाम्पल था। ठीक है, हमने बात करा, फिर एक लाइन में समझाने की कोशिश करा था आपको कि उसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू को अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे 5 kg, अगर 5 kg मेजरमेंट का रिजल्ट आया है तो 5 ये क्या है, नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन है। तो फिजिकल क्वांटिटी इसी को बोलते हैं, और मैंने थोड़ा डिटेल करने की कोशिश करा था। ठीक है, फिर एक डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस की बात करी थी हम लोगों ने, जिसका काम होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। ठीक है, एक डिवाइस है मीटर स्केल, उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है उसका लेंथ को मेजर करने का, है ना। टेलर साहब के पास टेप होता है, उससे वो मेजरमेंट करते हैं। क्लॉथ मर्चेंट के पास मीटर रॉड होता है, ठीक है, और हम स्मॉल मेजरमेंट के लिए हम लोग 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हैं, जो कि विच इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, उसी 15 सेंटीमीटर स्केल के बारे में हमने बात किया था कि एक 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर को हम लोगों ने 15 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया था, और हर एक डिवीजन को कितना दिया था? 1 सेंटीमीटर लेंथ इसका मेजर करके हम लोगों ने लिखा था, और काफ़ी डिटेल में, है ना। अपर पार्ट में सेंटीमीटर यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, नीचे इंच में, सेंटीमीटर वो आपके लिए यूजफुल होता है, इंच ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और फिर हमने 1 सेंटीमीटर को लेके थोड़ा डिस्कस कर दिया था डिटेल में, इस तरीके से समझा दिया था। फिर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करने के बाद हर एक डिवीजन जो है ना 1 mm का कहलाता है। इस तरीके से आप 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm यहाँ से आपने रिजल्ट भी कंक्लूड करा था। ठीक है, और कई दफ़ा जब बाबू हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एक मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं ना, कुछ एक गलती हो जाती है हमसे। जैसे गलती 5.6 है और कोई लिख दिया 5.62, ठीक है। तो ये सब जो कुछ एक ईरर होता है, इस ईरर कुछ मिस्टेक्स होता है, उसी मिस्टेक्स को ईरर बोलते हैं। और ईरर के बारे में डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इस क्लास में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, देखिए आज लेक्चर कौन सा है, मैं थोड़ी फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ आपके सामने। आज है लेक्चर 9, ठीक है, आज लेक्चर 9 है। हम लोग इतना, अब ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर को एंड करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने पिछले क्लास में बात किया था आपसे कि डीपीपी आपको होमवर्क दिया जाएगा, आज नहीं, है ना, वो 10th लेक्चर में दिया जाएगा। कल हम लोग वो होमवर्क दिया जाएगा और उसको परसों हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना बाबू। देखिए आज आपका कौन सा टॉपिक है पता है? आज लेंथ की बात हो गई थी, है ना, और आज जो है ना दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक नंबर 6 होगा शायद, हाँ 6 होगा। ठीक है ना, वो आप देख लेना। और ये टॉपिक आपके सामने है मेजरिंग। क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं हम लोग? इस बार लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं वो, लेकिन वो लेंथ जो है ना स्ट्रेट लाइन में लेंथ नहीं है, वो कर्व्ड लाइन है। अगर आपके पास कोई कर्व्ड लाइन होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब
चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, मेजरिंग द, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीज़ को समझा दिया जाएगा। ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, है ना, कर्व्ड लाइन। तो ये टॉपिक है अपने पास, बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझ समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना। आप पेन पेपर वाटर बॉटल लेके अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है, ताकि हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एनसीईआरटी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में कोई उतना खास बात दिया हुआ है नहीं, अभी आप ये समझ लोगे तो एनसीईआरटी आसान लगने लगेगा, ठीक है। हम लोग को लेंथ मेजर करना है, ठीक है, और लेंथ इस बार कोई नॉर्मल लेंथ नहीं है, कर्व लाइन है, ठीक है। पहले कर्व लाइन समझ लेंगे और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये सारी बात समझ लेंगे, ठीक है। देखिए पहले कर्व लाइन पहले समझ लेते हैं कि कर्व लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड लाइन, ठीक है, कर्व लाइन किसको बोलते हैं। देखिए जो लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, उसी को तो कर्व्ड बोलेंगे। कर्व्ड लाइन कई तरह का होता है ना, कई तरह का होता है, बस इतना समझो कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होगा उसी को तो कर्व बोलेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत हो गया ना। आप पहले ऐसा करें ना, वीडियो पॉज करके हेडिंग ये सब आप डाल लीजिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्व लाइन समझ रहे थे, है ना, कर्व लाइन समझ रहे थे। देखिए कर्व लाइन का क्या मतलब, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वैसी लाइन जो स्ट्रेट नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अभी भी नहीं समझ में आया, ओके मैं समझा देता हूँ डायग्राम के साथ। नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इसका क्या मतलब, वो मुड़ा होगा या तो बेंट होगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं टर्न्स इन इट, है ना, टर्न्स इन इट। बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन कैसा है आपके सामने, देखो ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है, इसका अपना कोई लेंथ होगा, मेजर करने के बाद पता चलेगा। ये ए बी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन कर्व लाइन की बात मैंने यहाँ पे करा, तो ये देखो ये एग्जाम्पल हो गया आपका कर्व लाइन का, या फिर ये भी हो गया, या फिर ऐसे करके अंदर से मुड़ा हुआ भी रहेगा, ये सब कर्व लाइन के अंदर आता है ना, बहुत कैटेगरी है इसका, नेमिंग कर देते हैं। ये आपके सामने 1 2 3 ये तीनों एग्जाम्पल है किस चीज का, एग्जाम्पल ऑफ कर्व लाइन, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सब आपके सामने एग्जाम्पल है किस चीज का, ये सब एग्जाम्पल है, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स है किस चीज का बाबू, एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व लाइन, एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व लाइन, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है आप अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लेना। अब कर्व लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इतनी बात क्लियर हो गई। आप एनसीईआरटी में एक बार उलट के देखना, ठीक है, उलट के देखना। देखो क्या बात करी जा रही है, आइए एनसीईआरटी में चलते हैं कि कर्व्ड लाइन को, है ना, कर्व्ड लाइन को, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन तो है तो हम लोग क्या स्केल से मेजर कर सकते हैं, यही तो टॉपिक है अपने पास, यही तो टॉपिक है। अगर स्ट्रेट लाइन है आपके सामने, स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या करोगे, मीटर स्केल लगाओगे 15 सेंटीमीटर का, आराम से मेजर कर लोगे। लेकिन अगर यही इस तरीके से लाइन रहेगा, कर्व लाइन रहेगा, तो इसको किस तरीके से मेजर करोगे, है ना, किस तरीके से मेजर करोगे, करने में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका एक वेज है, एक रास्ता है किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। पॉसिबल नहीं, आप सोचोगे कि स्केल से पहले यहाँ तक मेजर कर लेते हैं, यहाँ तक मेजर कर लेते हैं, यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोनिकल पार्ट है ना, यहाँ पे दिक्कत होगा आपको मेजर करने में। और आप जो भी लेंथ, टोटल लेंथ निकालोगे ना, टोटल लेंथ, तो इसमें बहुत ईरर होगा, बहुत मिस्टेक्स होगा। कितना भी आप
कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एरर बहुत देखने को मिलेगा। तो एक वे है जिस तरीके से आप जो है ना मेज़र कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं। बाकी इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ना, ठीक है। ये टॉपिक आज 2 टॉपिक हम लोग करेंगे, बहुत छोटी छोटी टॉपिक है, आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये वेज बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। कर्व लाइन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, आइए डिस्प्ले पे आइए, किस तरीके से मेजर करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। इस पे फोकस करिए आप, ठीक है। देखिए टू मेजर है ना, क्या कर रहे थे हम लोग को, मेजर करना है, टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, ठीक है। किस तरीके से मेजर कर पाएंगे हम लोग किस तरीके से मेजर कर पाएंगे, टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। किसी भी कर्व लाइन को हम लोग अगर मेजर करना हो तो हम लोग किस चीज़ का हेल्प लेंगे, वी टेक हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है। हम लोग धागा लेंगे, वी टेक हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है बाबू। हम लोग थ्रेड का हेल्प लेंगे, किस चीज़ का हेल्प लेंगे, थ्रेड का हेल्प लेंगे और मेज़र करेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपके सामने ऐसा करके एक डायग्राम है दिया हुआ, ये एग्जाम्पल ऑफ कर्व लाइन है, ठीक है। इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा मोड़ा बाबू, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर देते हैं सी, फिर यहाँ पे हम लोग डी मार्क कर देते हैं, ठीक है, फिर डी के बाद ई मार्क कर देते हैं, फिर यहाँ पे एफ कर देते हैं। इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ ए से एफ तक, ठीक है, ये क्या है अपने पास, ए टू एफ तक, ए से लेके एफ तक क्या है, ये अपने पास एक कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। इसी को मेजर करना है कि भैया ये इसका लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ कितना है। तो टोटल लेंथ किस तरीके से निकालोगे, टोटल लेंथ तो ऐसे ना निकलेगा। देखो पहले आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए, आप इतना पहले बना लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। तो मैं क्या आपको समझा रहा था कि ये टोटल लेंथ ए से जो एफ तक है, यही तो कर्व लाइन का टोटल लेंथ होगा। ए से जो यहाँ से देखो, ए से लेके यहाँ तक जो मेजर करके आएगा, यही तो टोटल लेंथ आएगा। ए से एफ, ये जो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पहले यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे, ए से बी, जो ए से बी लेंथ आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आएगा, फिर इसको ऐड कर दोगे बी से लेके सी तक का, बी से लेके सी तक का, फिर इसको ऐड कर दोगे सी से लेके डी तक का, सी से लेके डी तक का, फिर डी से लेके ई तक का, डी से लेके ई तक, फिर ई से लेके एफ तक, ई से लेके एफ तक, तब जाके आपका जो है ना इसका टोटल सम निकाल लोगे ना। टोटल सम ही हो जाएगा, विल बी द टोटल सम विल बी द लेंथ ऑफ गिवन कर्व्ड लाइन। और यही जो लेंथ पूरा मेजर कर लोगे, यही इसका लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन हो जाएगा। लेकिन आप मेजर किस तरीके से करोगे, पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए एनसीईआरटी में चलते, एनसीईआरटी में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए किस तरीके से मेजर किया है, ठीक है। वो तो मैं प्रैक्टिकली नहीं, एक न्यूमेरिकल टाइप्स के, है ना, थ्योरेटिकल मैंने बताया है कि आप यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके टोटल लेंथ को मेजर कर लोगे तो इसका लेंथ पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है ना, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे करोगे आप, तो एक धागा लोगे आप, यहाँ से शुरुआत करोगे, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पकड़ के थंब से पकड़ोगे, थंब से पकड़ोगे और थंब से पकड़ोगे यहाँ पे, और उसको धीरे धीरे धागा को स्ट्रेट करोगे, ऐसे करोगे। जब यहाँ पे टर्न आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे ई छोड़ दोगे आप, फिर यहाँ पे पकड़ लोगे थंब और फिंगर की हेल्प से, ठीक है। फिर यहाँ पे पकड़े रहोगे, फिर थोड़ा सा घुमाओगे, फिर यहाँ पकड़े रहोगे। तो इस तरीके से आप करके ऐसे 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 करते करते टोटल लेंथ जो है ना आप मेजर कर लेना। और उसके बाद इस जो थ्रेड है, इस थ्रेड को क्या करना, आप
जब टोटल हो गया, मेज़र कर लिए, तो इस थ्रेड को आप ओपन कर दो, अच्छे से स्ट्रेट कर दो, खोल दो, और उसके बाद ये फिर स्ट्रेट लाइन बन गया। जब इस थ्रेड को ओपन करोगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही तो बन गया, ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन ही बन गया। और ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो इसको आराम से स्केल से मेज़र कर लोगे, ठीक है। तो आपको एक्चुअली आपने इस कर्व को नाप के नहीं, इस कर्व लाइन को आपने मेजर नहीं किया, ठीक है, इनडायरेक्टली आपने मेजरमेंट किया। पहले आपने किसको मेजर कर लिया, पहले आपने एक रोप है ना, एक रस्सी या फिर एक थ्रेड के हेल्प से इसको मेजर कर लिया। उसके बाद आपने किसको मेजर किया, आपने मेजर किया इसी स्ट्रेट थ्रेड को मेजर किया आपने, इस थ्रेड को मेजरमेंट करके, और आपने वैल्यू लिख दिया कि भैया इस कर्व लाइन का ये वैल्यू है, इतना वैल्यू है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। करके देखना, आप प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, ठीक है, एक बार आप करके देखना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है बाबू। तो यही था, इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना था, है ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई बात समझाया भी नहीं गया है, कोई कुछ ऐसा बात की जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की और कोशिश करते हैं ना। आपका 8वां टॉपिक, ठीक है, नहीं 7वां टॉपिक, 7वां टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये हेडिंग डाल लेना आप। हेडिंग क्या है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ना डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है। देखना, ये फिजिक्स का बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। यहीं से आपको मोशन का एक बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। मोशन पढ़ना, मोशन का टाइप्स पढ़ना बहुत बहुत बेसिक है। अगर आप इस सब चीज़ को, बेसिक चीज़ को समझ के चलोगे ना, तो आगे आपको फिजिक्स में तो दिक्कत होने ही वाला नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में आने से पहले, ठीक है, आप पहले हेडिंग डाल लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करें, इतना आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए पहले एनसीईआरटी में चलते हैं एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी देखिए आप, ये टॉपिक है अपने पास, ठीक है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है ना। हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी, हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, क्या वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ हम लोग कैसे जज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, कैसे देखेंगे। तो देखिए, उसके पीछे एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है कि आप कैसे तय करते हो। तो आपको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिविटी से आपको कुछ एक जो है ना ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट में है और मोशन में है। तो आप थोड़ा सा फील लो, अभी मैं इसको और समझाऊंगा डिटेल में कि आपको कौन सी पॉइंट याद रखना होता है रेस्ट और मोशन में, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो, कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, जैसे हाउस, जो घर बना हुआ है। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन जितना भी टाइम के बाद आओ, जो आपका घर जहाँ पे है ना वहीं पे रहेगा। तो इसका देखो, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जो रेस्ट में है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। एक टेबल मैंने अपने घर में लगा रखा है, अगर उसको मैं मूव नहीं करता हूँ तो वहीं के वहीं टेबल स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, अपना जगह चेंज नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रेस्ट में है, ठीक है, मतलब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्लॉक, अगर मैं क्लॉक को एक जगह पे वॉल के ऊपर फिक्स कर रखा हूं तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये क्लॉक जो है ना वो रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है या फिर वो कौन सा थिंग्स है जो मोशन में है, तो एक उड़ती हुई चिड़िया है ना, ये उड़ती हुई चिड़िया मोशन में हमेशा होती है, क्योंकि ये अपना पोजीशन फिक्स नहीं कर रखी है। गौर से देखो, पोजीशन इसका फिक्स है नहीं है, ठीक है, और ये इसका पोजीशन फिक्स था। ये रेस्ट में होने का ये कारण था कि इसका पोजीशन क्या था, हाउस का पोजीशन फिक्स था। तो यहाँ जो इतना एग्जाम्पल देखे हो रेस्ट में जो आइटम रेस्ट पे है वो इसलिए क्योंकि इसका पोजीशन क्या था, पोजीशन फिक्स्ड था। फिक्स्ड था मतलब क्या, डू नॉट चेंज, चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आइटम दिया हुआ अपने पास, जैसे बर्ड है, एक चिड़िया है, तो ये इसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है।
ठीक है, और एक सेकेंड्स हैंड क्लॉक ऑफ द हैंड क्लॉक, ठीक है, सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी में सुइया होती है ना, सुई जो बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली जो सुई है, जो सेकेंड वाली सुई होती है सबसे बड़ी, ठीक है, वो देखना मूवमेंट करते रहता है, वो भी अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल दे के आपको फिल कराने की कोशिश करी जा रही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये थोड़ा आइडिया लगा, इसको मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो, यही चीज़ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप डिसाइड कैसे करते हो भैया, डिसाइड कैसे करते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में है या फिर रेस्ट में है, कैसे डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डिसाइड जो है ना, डिसाइड किस चीज़ से करते हैं, उसका पोजीशन हम लोग देखते हैं, और पोजीशन देखते हैं एंड टाइम को देखते हैं कि वो टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ठीक है, कि पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, समय जैसे जैसे बदलते जा रहा है तो क्या वो पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। और यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस, और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो चिड़िया होती है वो एक जगह पे नहीं होती है ना, यहाँ पे है अभी तो कुछ देर के बाद यहाँ चली आएगी, फिर यहाँ चली आएगी ना, घूमते रहती है। लेकिन टेबल देखोगे ना, टेबल तो वो सेम प्लेस पे रहता है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन की बात करी जा रही है, बर्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, टेबल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि मोशन और रेस्ट का जो फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो इट टोटली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पे बात करते हैं हम लोग, कि देखते हैं कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, समय चेंज, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आइए इसी चीज़ को मैं थोड़ा और डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, आपको और क्लैरिटी आए उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि रेस्ट और मोशन देखने को बहुत छोटा टर्म है, लेकिन ये बहुत बहुत बारीकी से समझना होगा आपको। आइए, तो आप किस बेसिस पे, ठीक है, ऑन विच बेसिस, आप किस आधार पे ये डिसाइड करते हो, किस बेसिस पे ये चीज आप डिसाइड करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे बोलते हैं कि वो रेस्ट में है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे बोलते हैं कि इन मोशन है। आप सोचो, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ दो ही कंडीशन तो हो सकता है, सोच के देखो। आप अभी बैठे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, समय तो बीतते जा रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाएगा, 1 घंटा में आप जो है ना, 1 घंटा तक आप रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्लास करके उठोगे, कॉपी उधर रखोगे, फोन चार्ज में लगाओगे या फिर जो कुछ भी करोगे, तो क्या है, फिर आपका मोशन आ गया, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जब आप बैठ के मेरी क्लास कर रहे थे आप, तो आप रेस्ट में थे बाबू, क्योंकि आपका पोजीशन फिक्स्ड था। किस आधार पे किस आधार पे हम लोग तय करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो इसका आंसर क्या है? पोजीशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि पोजीशन डिसाइड करता है, कि पोजीशन, ठीक है। इसी चीज को मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप क्या देखते हो? पोजीशन देखते हो कि किसी भी चीज का पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिखिए। तो भैया रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये चीज कौन फैक्टर डिसाइड करता है? तो वो फैक्टर का नाम ही है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन जो है ना, वो डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट आप उठा लो धरती पर से, ठीक है, अगर उसका पोजीशन, यहीं पे समझना है गौर से, अगर उसका पोजीशन, ठीक है, मैं एकदम धीरे बोलने वाला हूं आपको, ठीक है, अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है भैया, तो इसका मतलब क्या, वो फिक्स प्लेस में नहीं है। अभी यहाँ पे था, कुछ देर के बाद यहाँ है, तो कुछ देर पे यहाँ है, तो कुछ देर के बाद यहाँ है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट इन मोशन है। और अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो बदलते, टाइम नहीं रुकने वाला, डोंट चेंज, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है,
तो मैं क्या बोलूँगा, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यही एक फैक्टर है, पोजीशन एक फैक्टर है जो डिसाइड कराता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में। इतनी बात क्लियर हो गई। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। तो भैया आपको पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। समय जैसे, समय को तो कोई नहीं रोक सकता है। आप सोचो एक टाइम के बारे में बात, दो ही तो फैक्टर यहाँ पे है, टाइम एंड पोजीशन। इसको कोई रोक सकता है? फील करके देखो, टाइम कभी नहीं रुकता। अगर आप बैठे हुए तो टाइम चलते हैं, टाइम जो है ना कंटिन्यूअसली चलते हैं, टाइम कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, ठीक है। और अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, समय तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है, चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन पोजीशन जब आप चेंज कर रहे हो तो पोजीशन चेंज कर रहे हो ना, तो आप मोशन में हो। क्लियर है? अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप फिक्स प्लेस पे हो, और फिक्स प्लेस को ही तो हम बोलते हैं कि भैया वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए इस चीज को और मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। एक मैं पाथ बनाता हूं, ठीक है, एक पाथ बनाता हूं, ठीक है। ये पाथ ए, ठीक है, बी सी, एक पाथ है, क्या है, एक पाथ है। और ये ए क्या है, ए बी सी क्या है, ये तीन अलग अलग पोजीशन है, क्या है, ये डिफरेंट पोजीशंस है, डिफरेंस पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है। आइए, ये डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे एक बंदा को हम लोग खड़ा करते हैं, ठीक है, एक बंदा को खड़ा करते हैं। इस बंदा का नाम क्या है, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं ना, इसका नाम रख लेते हैं पिंकू, ठीक है, इसका नाम पिंकू रख लेते हैं, ठीक है। पिंकू को हम लोगों ने खड़ा कर रखा है। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, देखिए, पिंकू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि पिंकू एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके साथ हम लोग देखते हैं केस 1, पहला कंडीशन देखते हैं। केस 1 में क्या देखते हैं कि अगर अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, मतलब इस चीज को इंडिकेट करने के लिए फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, t = 0, मतलब अभी जस्ट बिगिन कर रहा है। ये जो पिंकू है अभी ये जो है ना जस्ट ट्रेवल करना शुरू ही किया है, ठीक है, जस्ट शुरू ही किया है। तो इसका पोजीशन कहाँ है, अभी ये शुरू ही कर रहा है तो इसका पोजीशन ए पे है। मतलब देखो t = 0 का मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बस सिंपल समझो कि ये अभी जो है ना ये अपना जर्नी को स्टार्ट ही कर रहा है, मतलब अभी जस्ट बिगिन ही कर रहा है। उसी को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में t = 0 लिख देते हैं, ठीक है, मतलब अभी काम शुरू ही हुआ है जस्ट। और उसका पोजीशन इस वक्त कहाँ पे है, इस वक्त उसका पोजीशन जो है ना ए पे है, मतलब अभी पिंकू यहीं पे है। क्लियर है? कुछ टाइम बीतते गया, कुछ टाइम बीतते गया, कुछ टाइम बीतते गया, तो कुछ टाइम बीता, इसको हम लोग क्या देंगे, t = t-, मतलब कुछ टाइम के बाद। इसको फिजिक्स में लिखने का एक तरीका है, t = t-, मतलब कुछ एक टाइम में, सर्टेन टाइम में पिंकू का पोजीशन कहाँ आ गया, कुछ सर्टेन टाइम बीतते गया, टाइम बीतते गया, टाइम बीतते गया, और पिंकू का जो है ना, पिंकू का पोजीशन कहाँ है, पिंकू का पोजीशन ए पे ही है। गौर से देखना, पिंकू का पोजीशन ए पे ही है। तो आप इस सीन को ऑब्जर्व करके क्या बोल सकते हो कि भैया पिंकू तो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, पिंकू पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि पिंकू इज एट रेस्ट, बोल सकता हूं, बिल्कुल। पिंकू कहां पे है, पिंकू का जो मोशन है ना, वो पिंकू कहां है, पिंकू एट रेस्ट, ठीक है, उसके साथ वो कोई मोशन नहीं कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम बीतते गया, कुछ सर्टेन टाइम के बाद भी उसका पोजीशन ए पे ही है। तो मैं कह सकता हूं कि पिंकू रेस्ट पे है, क्योंकि उसने पोजीशन चेंज नहीं करा है। क्लियर है? वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए। आइए दूसरा केस समझते हैं। अब दूसरा केस में क्या है, पिंकू को हम लोग मूवमेंट करा देंगे, इसका पोजीशन चेंज करा देंगे, ठीक है। आइए किस तरीके से समझिए,
दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में अभी हम लोग बिगिन करा रहे हैं पिंकू को, है ना। बिगिन कराने के लिए t इक्वल 0 पे इसका पोजीशन कहाँ पे है, अभी जस्ट शुरुआत कर रहा है पिंकू, इसका पोजीशन ए पे है। लेकिन कुछ एक टाइम के बाद टी डैश, है ना, टी डबल डैश, कुछ टाइम बीतने के बाद उसका पोजीशन कहाँ आ गया भैया, इसका पोजीशन बी पे आ गया। और जैसी पोजीशन चेंज हो गया, अब यहाँ पे पिंकू पहुँच गया, पिंकू यहाँ पहुँच गया, तो जैसे ही यहाँ पहुँच गया पोजीशन बी पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, पिंकू रेस्ट में नहीं है, पिंकू कहाँ है, पिंकू जो है ना इन मोशन है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को तय करने का कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। ये चीज़ को तय करने के लिए हम सिंपल उसका पोजीशन देखते हैं कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पिंकू का पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो वो रेस्ट में है, पिंकू का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना बाबू, बहुत क्यूट स्टूडेंट है और आप लिख लिए। देखिए यही था, लिखवाने वाली बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। इतना ही आपको समझना है। कोई भी चीज़ पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो है ना, 1 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए। तो हम बात कर रहे थे भैया कि किसी भी, ठीक है ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना पोजीशन देखते हैं हम लोग, और हम लोग तुरंत आंसर करते हैं कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है ना ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब आपके बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। बुक में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपसे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए तो इन सब बात को समझाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। ये एक्टिविटी करने को, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, करना चाहते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका मैं टारगेट समझा देता हूँ कि इसका मकसद क्या है, ठीक है, इस एक्टिविटी को देने का। देखिए आप एक ऐसा जगह चुनना जहाँ पे चींटी लोग रहता होगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाना और एक वाइट शीट ले लेना, ठीक है, पेपर का वाइट शीट ऐसे लेकर, ठीक है, ये देखो वाइट शीट है पेपर का, रख लेना, ठीक है। और बहुत सारा पेपर को बिछा देना, और इस सभी पेपर पे क्या करना, आप यहाँ पे चीनी रख देना। और आपको पता है चीनी बहुत टेस्टी लगता है चींटी लोग को, तो चीनी के प्रति जो है ना ये आंट चींटी जो है ना ये अट्रैक्ट होगा। तो देखना जहाँ जहाँ चीनी होगा ना तो ये मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव करेगा। उसके बाद क्या करना, आप चींटी को हटा देना और उसके बाद फिर पेपर को हटा देना, ठीक है। और आप इसका जो है ना पाथ ट्रेस करना ऐसे ऐसे, तो पता चलेगा भैया इस तरीके से इन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो आप देखो क्या कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, अभी t इक्वल 0 पे चींटी यहाँ रहा होगा, तो t इक्वल t डैश पे कुछ टाइम के बाद यहाँ रहा होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ रहा होगा, t डबल डैश कुछ टाइम के बाद यहाँ रहा होगा, t इक्वल t ट्रिपल डैश कुछ टाइम के बाद t कुछ टाइम के बाद यहाँ रहा होगा। तो देखो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ना बाबू, तो ये अपना पोजीशन ही तो चेंज कर रहा है। पहले पोजीशन यहाँ था, पोजीशन 1, अभी यहाँ पे पोजीशन 2, पोजीशन 3, तो चींटी जो है ना अपना पोजीशन ही चेंज कर रहा है। तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये मोशन में है। आंट इज इन, चींटी जो है ना आर्ट इज इन मोशन, ठीक है। जो चींटी है वो मोशन में है, क्योंकि देखो मोशन ऑफ एन आंट के बारे में समझाने की कोशिश करी गई है कि चींटी किस तरीके से मूव करता है ना, और ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये मोशन का डायरेक्शन शो कर रहा है। एरो हम इधर दे रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ से शुरुआत किया गया था ऐसे ट्रेवल करके, फिर एरो इधर दिया गया था, फिर एरो ऐसे लगा के ये बताया जा रहा है डायरेक्शन। और एरो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्लियर है बाबू, ये बात समझ आ गई? तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा ना। और आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी में और समझिए, ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ मोशन भी तो आगे पढ़ना है। मोशन में कई तरह का मोशन होता है, ठीक है। ऐसा भी मोशन होता है जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होता है, लेकिन स्टिल वी काउंट इन पोजीशन, ये मोशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई। यहाँ से देखो ये पॉइंट समझो आप। तो मोशन का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं जो है ना पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मोशन में, ठीक है। देखो
मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसमें भी कुछ चीज़ हम समझाएंगे, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे, बहुत सारी बात है, ठीक है ना। अभी आप ये मत घबराना कि मोशन रेस्ट का तो डेफिनेशन लिखा ही नहीं गया है, कोई बात नहीं छूटेगा बाबू, ठीक है ना। फालतू कोई बात जो है ना, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग बात ही नहीं करते, एकदम टू द पॉइंट कंटेंट पे डिलीवर करना है, ताकि आपका कितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, यही हमारा टारगेट ही होता है, ठीक है। कम समय में कितना आउटपुट हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वही मेरा फोकस होता है, अल्टीमेट मेरा टारगेट वही होता है, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं छूटे, ये तो सबसे प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपने मोशन समझा, और मोशन को आपको किस नज़र से आपने देखा कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा तो बोल देंगे मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो बोल देंगे रेस्ट में है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ एक बात दिया हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ना। देखो आपके पास कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे क्लॉक, सुइंग मशीन है ना, सिलाई करने वाला जो मशीन होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फैन। आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को आप किस कैटेगरी में रखोगे, रेस्ट की कैटेगरी में रखोगे कि मोशन की कैटेगरी में रखोगे? क्योंकि एक तरह से देखो, क्लॉक का तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, स्विंग मशीन का भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फैन भी जहां है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या मैं इसको रेस्ट में बोलूंगा या फिर मोशन में? मोशन में बोलेंगे। पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो तो एक बेसिक है कि पोजीशन चेंज होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ से मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो मोशन में है, कोई ना कोई पार्ट जो है, कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो मोशन में है, ठीक है। जैसे आप क्लॉक का हैंड देख सकते हो, स्विंग मशीन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फैन अपने आप जगह पे मूव कर रहा है, तो ये मोशन में है, इसका पार्ट मोशन में है। तो ये मोशन का भी कैटेगरी होता है, कई कैटेगरी होता है। कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जिसमें पोजीशन चेंज होता है समय के साथ साथ, कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका कई ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट करते रहता है। तो ये सब आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, कि कितने प्रकार के मोशन आपको पढ़ने को इस क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है। हम मुझे लगता है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, कोई बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि 6 क्लास का बेसिक चीज़ है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक रेस्ट, पोजीशन, डिस्टेंस, मोशन, रेस्ट, मोशन का टाइप, यही सब सीखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यही चीज़ का आइडिया लगा कि इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक, स्विंग मशीन, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको काउंट करूंगा कि वो मोशन में है। ये चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। और मोशन का भी कई टाइप है ना, एक टाइप का मोशन नहीं होता है, कई तरह का मोशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये इन सब बातों को जो है ना नेक्स्ट क्लास में और डिटेल कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास की बात है कि हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पे गौर करके देखो, यहाँ पे आप पढ़ के देखो, एक लाइन लिखा हुआ है, यही इलेक्ट्रिक फैन हो गया, क्लॉक हो गया, स्विंग मशीन, आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट जो एग्जांपल दिया गया है, क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह? तो इसका आंसर है भैया नो। तो क्या मैं रेस्ट में बोलूंगा? तो बिल्कुल नहीं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? क्या आपने नोटिस किया? तो बिल्कुल यस, हम लोगों ने नोटिस किया कि स्विंग मशीन में ऊपर नीचे ये सुइया करता है, फैन का ब्लेड रोटेट हो रहा है, घड़ी में उसका सुई एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज कर रहा है। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? मूव कर रहा है। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और अ ट्रेन? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप्स ऑफ, ठीक है, कुछ एक टाइप समझाने के लिए ही आपको ये सब एग्जाम्पल दिया गया था कि कुछ एक टाइप पे हम बात करने वाले हैं। यही आपका 2 टॉपिक रहा, बहुत सिंपल टॉपिक है। और जो होमवर्क वाली बात है, कल हम टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट करेंगे, कल इति समाप्तम करेंगे हम लोग चैप्टर का, और कल ही हम आपको होमवर्क देंगे, 30 क्वेश्चंस और देंगे आपको यूनिट कन्वर्जन पे। और फिर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर के पढ़ने से आपको क्या क्या चीज़ मतलब सीखने को मिला, ठीक है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डेट इज होमवर्क। आप होमवर्क लिखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है। अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक। साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यूनिट कन्वर्जन पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ याद नहीं हो पाएगा। साथ में जो आप लास्ट टॉपिक है 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन,
टाइप्स ऑफ मोशन, इस चीज़ को आप एक बार रीड करके आओगे, नहीं समझ में आएगा फिर भी कोई बात नहीं, रीडिंग कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिकोड कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है ना बाबू। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।